चलो चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्स के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मार्क्स के सिद्धांत को अति शॉर्ट में कहें तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। क्या होता है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स ने से पहले मतलब इस सिद्धांत से पहले मैंने आपको मार्क्स के सिद्धांत पढ़ाया था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व की उत्पत्ति हुई भौतिकता की वजह से, जिससे कि समाज में परिवर्तन आया। तो इतिहास के निर्माण का जो मूल कारण माना मार्क्स ने, क्या माना? द्वंद्व की उत्पत्ति। और द्वंद्व की उत्पत्ति कारण क्या थी? भौतिकता में बदलाव। और भौतिक तत्वों में बदलाव यानी अर्थव्यवस्था में हुआ बदलाव। तो अर्थव्यवस्था के जो ताने बाने में बदलाव है, उसको मूल रूप से देखा जाए तो उसी ने समाज में परिवर्तन लाया। उत्पादन की प्रणाली में बदलाव आया और समाज बदल गया। मार्क्स ने इसी आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कर डाली। उन्होंने कहा कि जो भौतिकता है, इसमें इतिहास का निर्माण, भौतिकता के कारण इतिहास का जन्म होता है। वास्तव में भौतिकता ने द्वंद्व को जन्म दिया और द्वंद्व समाज में विभेद के द्वारा नए समाज की उत्पत्ति कर इतिहास का निर्माण करता है। पुनः भौतिकता से द्वंद्व की उत्पत्ति होती है, जो नए समाज से विभेद करता है और नवीन समाज की उत्पत्ति कर इस प्राचीन समाज को इतिहास बना देता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस विचारधारा को यहाँ पर भौतिकतावादी द्वंद्व के माध्यम से इतिहास का निर्माण करना यानी ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं। मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयास को इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या के नाम से पुकारते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत को प्रमुख मान्यता देते हैं। इस सिद्धांत को आर्थिक निर्यातवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास की भौतिक व्याख्या अनेकों नामों से बोला जाता है। मार्क्स ने कहा कि इतिहास का निर्माण हुआ और इतिहास के क्रम में 5 समाज जन्मे। अब यहाँ पे 5 समाज की बात होगी, पांचों समाज को समझेंगे। सबसे पहले हम देखें तो मार्क्स ने कहा कि आदिम साम्यवाद हुआ करता था। यानी अगर हम पहले देखें तो कैसा समाज हुआ करता था? आदिम साम्यवाद समाज हुआ करता था। साम्यवाद का मतलब होता है इक्वलिटी, यानी बराबर की स्थिति, यानी सभी इक्वल थे। अब यहाँ पे कैसी इक्वलिटी थी? आदिम जैसी इक्वलिटी। आदिम जैसी इक्वलिटी यानी जब मनुष्य पशुत्व के रूप में रहता, आदिम जीवन जीता। आदि जीवन कैसा था? जैसे बंदर आज जानवर पेड़ पौधे पे आश्रित हैं, वो किसी संपत्ति का निर्धारण नहीं करते हैं। एक बंदर है, वो अपने पेड़ पे बैठा हुआ है, सुबह उठेगा और कहीं कुछ इधर उधर देखेगा, फल फूल खाएगा और सो जाएगा। वो अगले दिन की कोई व्यवस्था नहीं करेगा कि चलो भाई हम कुछ जोड़ लें, कुछ बना लें जिससे कि हम कल का निर्माण। तो एक आदिम जीवन जी रहा है, आदिम व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। पशु पक्षी हैं, एक पक्षी एक दिन भर गया, कुछ न कुछ खाया पिया और उसके बाद कहीं पर भी वो उठ गया, किसी भी पेड़ पे बैठ गया और कोई घर निवास बनाने की जरूरत नहीं है। सभी पेड़ पे सारे कहीं पर भी जहां उसका मन हो रहा है वो विचरण कर रहा है, स्वच्छंद जीवन जीना। इस स्वच्छंदता की वजह से कभी किसी पक्षी ने कोई घर नहीं बनाया। घर बनाया तो कुछ टाइम के लिए घोंसले में अंडे वगैरह दिए और उसके बाद वो विचलित करने लगा। ये नहीं किया कि वो पेड़ उसका है, अब वो और लोग से लड़ेगा कि ये पेड़ मेरा, ये पेड़ मेरा, ये इस पेड़ की रजिस्ट्री मेरी हो गई, ये पौधा मेरा है, ये घर, ये जगह मेरा है। ऐसा जैसा इंसानों में, यानी आज आधुनिक इंसानों में ऐसा नहीं। उस समय क्या था? आदिम की जीवन, आदिम पशु पक्षी के अनुसार इंसान जीवन जिया करता था और ऐसे ही विचलित जीवन उसका व्यतीत होता था। अतः सभी बराबर थे। इक्वलिटी अमंग ऑल, यानी ऑल आर इक्वल्स। जैसे आज सभी पशु पक्षी, किसी की संपत्ति का विवरण कोई मतलब नहीं है। एक कौवे की, एक चील की, एक गिद्ध की, एक बंदर की, एक गधे की, जैसा जो पक्षी पशु है जिसकी कोई संपत्ति से कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ही कोई वर्ग नहीं। क्योंकि जब संपत्ति ही नहीं तो वर्ग की आधार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि संपत्ति ही वर्ग का आधार होता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, संपत्ति अधिक है, धन संपदा अधिक है तो उच्च वर्ग है। अतः योग्यता और ज्ञान यहाँ पर कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो सशक्त है वही जिएगा, बाकी से मरेगा। आदिम जीवन लोग जिया करते थे और आदिम जीवन के आधार पे कोई वर्ग नहीं था, वर्ग विहीन समाज। नाउ
धीरे धीरे मनुष्य में बदलाव आया। अब ये बदलाव मनुष्य में कैसे आया? भौतिकता के आधार पर बदलाव आया। भौतिकता ने मनुष्य के जीवन में बदलाव लाया, ऐसा मार्क्स कहते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था के निर्धारण पर भौतिक सुख सुविधाओं की चेतना आई। चेतना वर्ड नहीं प्रयोग करे मार्क्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था के आधार पर आर्थिक निर्धारण बढ़ी और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से मनुष्य ने संपत्ति संग्रहण करना सुनिश्चित करना शुरू कर दिया। अब कोई व्यक्ति एक जंगल में पहले रहता था, निर्जन स्थान पर था, बेहतर स्थान पाया, नदी के किनारे देखा यहाँ बढ़िया जीवन जिया जा सकता है, वही खेती करने लगा। खेती करने लगा तो आग का आविष्कार किया। खेती करने लगा तो उसने बैल को लगा करके जोतने का आविष्कार किया। अब वो सोचा कि भाई बैल और हम सुरक्षित रख लें, तो गाय और बैल पालने लगा। उसकी संपत्ति गाय होने लगी, ज्यादा गाय अधिक संपत्ति। अब ज्यादा गाय है तो वो और सशक्त हो गया, दूध दही यही उस समय संपत्ता थी। अतः परिवार बढ़ा तो अधिक गाय रखने लगे, परिवार के लोग सब मिलकर मेहनत करने लगे, तो उनको संरक्षित करने के लिए झोपड़ा बनाना पड़ा। झोपड़ा अच्छा हो, मजबूत हो तो मकान का रूप धारण करने लगा। मकान हो गया, खेत हो गया, तो ये खेत कोई कब्जा न ले, ये मकान कोई और बाहरी से आके इस पर अपना अधिकार न बना ले, तो उसको सशक्त करने लगा, उसे मजबूती के साथ रखने लगा, सुदृढ़ करने लगा। अतः अगर अधिक संपदा आ गई तो उसने सेवक रख दिया। अब सेवक कौन था? जिसके पास संपत्ति बिल्कुल नहीं थी, उसके पास मजबूरी थी। मालिक के पास वो आने लगा, मालिक तुम मुझे कुछ भोजन दे दो और जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो चलो भाई ठीक है, जाओ हमारे भैंस को चराओ, हमारे गाय को चराओ, हमारी बकरी को चराओ, इनको चराना है ना। अब आपके घर में अगर पेट होता है तो पेट की जिम्मेदारियां हो जाती है। आप पेट को ले जाते हो, पेट को घुमाते हो, फिर वो पॉटी करता है, फिर उसके लिए सब ध्यान रखना होता है, सारी चीजें सुनिश्चित करना होता है। ऐसे ही जो घर में पेट्स थे उनको देखभाल करने होता। अब हमने अधिक पेट्स रख लिए हैं, हमारा खेत बड़ा हो गया है, हमने अधिक संपत्ति संग्रहित कर लिया है, तो उसको रखने देखभाल करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। उनको उन्होंने रखना शुरू कर दिया कि आओ यहाँ रहो और तुम जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो। उसकी आवश्यकता थी क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति नहीं थी। अतः मालिक जो तुम कहोगे हम वैसा करेंगे, बस तुम मुझे भोजन दे दो। तो ठीक है, मैं तुम्हारा जीवन का स्वामी हूं, मैं तुम्हें भोजन दूंगा तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तुम मर जाओगे। अतः जो कहूं वो तुम करो। एज अ मशीन, जैसे मशीन रोबोट आप जो कहो वो करेगा, आधी रात को भी करेगा। अतः दास का भी यही स्वरूप था। दास गुलाम, जो कहो वो करेंगे। चलो मेरे लिए तुम ये काम करो, जी मालिक, मेरे लिए वो काम करो, जी मालिक, जाओ आधी रात को चले जाओ, जी मालिक। यानी अब तुम्हारी सारी आवश्यकताएं, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी मजबूरियां मैं देखूंगा, तुम्हारा लालन पालन पोषण मैं करूंगा, सशरीर तुमने अपने आप को हमें समर्पित कर। अब जो मैं कहूं वो तुम करो। तो दास का उद्भव हो गया और मालिक और दास दो वर्ग विकसित हुए। संपत्ति का स्वामी मालिक हो गया, संपत्ति का उत्पादन प्रणाली का जो स्वामित्व था वो मालिक के पास हो गया, और जो उस पर आधारित था, आश्रित था, वो दास हो गया। अतः एक ऐसी युग का प्रारंभ हुआ जहां दास बनने लगे। दो ही वर्ग बने, एक उच्च वर्ग और एक दास, जो उनके यहां सेवा का कार्य करते। और दास परिवार के सदस्य के रूप में संग्रहित हो गए। अब दास परिवार के सदस्य के रूप में कैसे? आज भी अगर आपके घर में कोई कार्य करने वाली मेड आती है तो आप कुछ अच्छा बनाते हो तो आप कहते हो अरे भाई ये मेड हमारे लिए काम करती है, इसको भी दे दो, त्योहार पे दे दो। तो उस भाव के साथ वो परिवार में ही अगर रह रहा है तो परिवार काम हो गया। अगर कुछ बनेगा तो अगर हम सब खाएंगे तो हम इसको भी दे देंगे, ये खुश रहेगा तो जैसे कहेंगे वैसे काम करेगा, अगर इसके मन दुखी रहेगा तो काम करेगा तो मन से नहीं करेगा। अतः परिवार के सदस्य के रूप में उस जमाने में एक दास परिवार का एक सदस्य, एक व्यक्ति बन गया। एक यहाँ पर फॉर्मूला भी है MBBS, परिवार की उत्पत्ति का था। परिवार की उत्पत्ति किसमें? MBBS। ये 4
BBS, मियाँ बीवी बच्चे सर्वेंट, मियाँ बीवी बच्चे और सर्वेंट। अब परिवार के आदिम समाज के बाद जब प्रारंभ हुआ समाज के प्रति, तो उस समय सर्वेंट हर घर में पाया जाने लगा। सर्वेंट ऐसा कि अगर आप कहोगे तो विवाह करेगा तो नहीं करेगा, अगर मालिक समझेगा कि इसको विवाह करना चाहिए तो विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा, जैसे रखेंगे वैसा रहेगा। अतः पूरी तरीके से वो आपका गुलाम, शरीर दास हो गया ना। अब मार्क्स के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं हम। मार्क्स ने कहा उत्पादन की प्रणाली में फिर बदलाव कैसे हुआ। ये युग कैसा था? ये युग कृषि प्रधान युग था, कृषि हुआ करता है, हम कृषि कर रहे हैं, कृषि का स्थान धीरे धीरे औद्योगिकरण आया, औद्योगिक क्रांति जन्मी, वैज्ञानिक क्रांति आई 14वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, ब्रिटेन में आपने पढ़ा होगा, यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति 14वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, सामाजिक क्रांति आई। इस क्रांतियों के फलस्वरूप चेतना आई, विकसित और बौद्धिकता विकसित हुई। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोग उत्पादन की प्रणालियों में बदलाव लाना शुरू हो गए। अब अगर उद्योग विकसित हुए तो मैंने देखा ये मेरी कृषि का क्षेत्र भूमि है, ये जो कृषि की भूमि है, इस भूमि पर मैं अगर कृषि करता हूँ तो मैं अनाज उगाता हूँ, जिससे मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे सर्वे तक की उत्पत्ति पूरी हो सकती। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक कारखाना लगा जो आज की मांग है, तो इस कारखाने से क्या बेनिफिट होगा? इस कारखाने से मुझे ज्यादा आमदनी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो भूस्वामी होना उसके लिए जरूरी था। तो डायरेक्ट पूंजीवाद ना आकर के पहले भूस्वामित्ववाद आया, सामंत विकसित, फ्यूडलिज्म जिसे कहा। तो अब ये दास रखने लगा, और दास जब रखने लगा तो भूमि अधिग्रहण व्यवस्था बनने लगी। ऐसा है तुम मेरे दास हो, चलो तुम्हें काम देता हूं, जहां जहां तक भूमि दिखे कब्जे लो, और लग करके सब पर बाउंड्री बनाओ, मैं बहुत बड़ा भूस्वामी हो जाऊं और तुम सब मेरे यहाँ पाटीदार का काम करो, पेशन का काम करो। तो धीरे धीरे भूमि अधिग्रहण के सिद्धांत विकसित हुआ और संपत्ति का स्वामित्व बढ़ने लगा। और यहाँ पर क्या था? खुद कृषि करता था, और यहाँ क्या हो गया? कृषि करवाने लगा। दास अब यहाँ कर्मचारी के रूप में बदलने लगा। तो एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग बना। इसे अमीन कहा गया, इसे कमीन कहा गया। कमीन का एक गाली है कमीना, इसका मतलब होता है निम्न, नीच, नीचा वर्ग। तो हम लोग जनरली कमीना वर्ड सुनते तो सोचते हैं गाली, लेकिन एक्चुअली ये शुद्ध रूप में कहा जाए जिसका तात्पर्य होता है निम्न यानी नीच, नीच जाति का, कमीन निम्न, और अमीन यानी श्रेष्ठ, इलीट, इमीन का मतलब है इलीट। ये इलीट क्लास था और ये लो क्लास था। तो जो इलीट क्लास था वो शक्तिशाली हो गया, संपत्ति का स्वामित्व हो गया, और इसके जो दास था वो कमीन का स्वरूप बदल गया। अब ये दास ही निम्न जाति, निम्न वर्ग का निर्धारण हो गया। अब ये इनके यहाँ कार्य करने लगा, दास से ही कार्य कराने लगे, धीरे धीरे वो पाटीदार हो गया, धीरे धीरे वो उनके लिए कार्य करता था। तो उत्पादन की प्रणाली में थोड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? भौतिक संपदा बढ़ गई। मार्क्स के अनुसार चले तो भौतिकता ने एक इतिहास को जन्म दिया, भौतिक संपदा बढ़ी, दास से सामंतवाद युग आ गया। अब इस समय सामंत विकसित होने लगे, बड़े बड़े भूस्वामी विकसित होने लगे। ठीक है ना। अब इस भूस्वामी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बदलाव आया। उसने कहा इतनी सी भूमि पे कृषि करते हैं, थोड़ा सा अनाज होता है और बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, लेकिन अगर यहीं पे कारखाना डाल दूं, साइकिल की बड़ी डिमांड है, अपनी जमीन में साइकिल की कारखाना लगाना, कंघा की बड़ी डिमांड है, अपनी जमीन पर कंघा की कारखाना लगाने का। पैकिंग फूड्स की डिमांड है, तो जो दूध डेयरी से होता है, लड़के जा जाके दूर दूर बांट के आते हैं, हम पैकेट फूड में पैकेट दूध अमूल की पैकेट बना, और फिर उसके बाद उसे लॉरी से देश में घुमा देते। तो मेरी छोटी सी भूमि जो कृषि में मुझे थोड़ा सा दे रही थी, ये मुझे ज्यादा पूंजी देगा
पूंजी की विचारधारा पूंजीवाद। वाद यानी विचारधारा, पूंजी की विचारधारा। अब सर्वस्व क्या हो गया, छोटी छोटी जमीन में कारखाने। ए भैया कोचिंग, अब ये कृषि छोड़ो, अब जो है कारखाना लगाओ, अब कारखाना लगाओ, सबसे बढ़िया है। ऐसा है, अगरबत्ती की बड़ी डिमांड, अगरबत्ती बनाते हैं कैसे। कृषि क्या है, छोटी सी भूमि में कृषि करेंगे, अनाज भर का आएगा, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा, इससे विकास नहीं होगा। लेकिन अगरबत्ती हर घर में बिकेगी, माचिस बनाते, माचिस की फैक्ट्री डालते, माचिस हर घर में बिकेगा, बड़े लेवल पे बिकेगा, चवन्नी आएगा, प्रॉफिट चवन्नी के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वर्कर्स खरीद लेते हैं, स्पेशलाइज्ड वर्कर खरीद लेते हैं, विशेषीकृत वर्कर खरीद लेते हैं। ये विशेषीकृत वर्कर आ जाएगा मेरे यहाँ, जो एक तीली बनाएगा, एक मसाला बनाएगा, एक कसेगा, समझ गए ना। साइकिल फैक्ट्री में रहा है तो एक तीली बनाने वाला स्पेशलाइज्ड वर्कर होगा, एक रिम टाइट करने वाला स्पेशलाइज्ड वर्कर होगा, एक रबड़ का टायर पहनाने वाला स्पेशलाइज्ड वर्कर होगा, एक नट कसने वाला स्पेशलाइज्ड वर्कर होगा। मोटरसाइकिल की हमने फैक्ट्री लगाई तो उसका स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स होंगे, हमने कार की फैक्ट्री लगाई उसके स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स होंगे। हमारा उद्देश्य पूंजी को बढ़ाओ, वाले विचारधारा, पूंजी को बढ़ाना हमारा उद्देश्य होगा। अब पूंजी को जितना अधिक विकसित कर सकेंगे उतना हम आगे विकसित होते जाएंगे। तो नाउ अब क्या था, अब बुर्जुआ और सरदारा वर्ग, सरदारा जो श्रमिक वर्ग था, स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत लेबर था, उसे बात। बुर्जुआ, बुर्जुआ एलीट क्लास का ही नाम है, एक्चुअली जमींदार भी नहीं था। ये जो उत्पादन का प्राणी का स्वामी था, उत्पादन की प्रणाली का स्वामी था, स्वामित्व था, ये मालिक था, मालिक वर्ग में था। तो इस तरह से यहाँ पर पूंजीवाद का अभ्युदय हुआ और पूंजी को संचय करना है। कृषि पीछे हुआ, भूमि को इकट्ठा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, जो भी भूमि है अब उस पर पूंजी कमाना आवश्यकता है, पूंजी को बढ़ाना आवश्यकता है। इस तरह से यहाँ पर दासत्व सामंत और पूंजीवाद का विकास हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है साहब, ये दास, कमीन और सरदारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री वर्ड? दास में जो है वो 24 घंटे मतलब उसी के घर में रहता था, उसी की मर्जी का काम करता था, उसी की मर्जी से सांस लेता था, चलता पड़ता था। और जो कमीन वर्ड है वो नीच जाति के हिसाब से हो गया, और जो बुर्जुआ वर्ग है वो मजदूरी हो गया, जैसे घर मकान बनाना या क्लीनिंग वगैरह करना। अब देखिए इसमें भी एक बात, ये जो दास है, कमीन है, सरदार, इसमें क्या, दास सशरीर श्रमिक, चेतना नहीं थी। मालिक तुम कहो मर जाए, मर जाओ, मर जाओ, मालिक जैसा कहो तुम वैसा करो। हम तो दास, बाहुबली देखा होगा, हम तो दास, जो कहो मां हम करेंगे, हम तुम्हारे दास, मार दो, इमोशंस मत सोचो, मार दो, मार दे, मार, ठीक मार, वो कुछ सोच नहीं, हम दास, हमारा धर्म दास। मैंने आपको दुर्गे पढ़ाया था, दुर्गे में सुसाइड में पढ़ाया था, जैसे मैंने बताया था कि दास में एक सुसाइड कैसा पाया जाता था, भाग्यवादी सुसाइड, फैटलिस्टिक सुसाइड। मतलब मेरा तो जीवन में मरने के लिए हुआ, मुझे क्या, जो मालिक है मेरा भाग्य ही, मुझे कोई छूट नहीं सोचना। वैसे ही यहाँ पर भाग्यवादी सोच के साथ थे, मुझे बनाया ही इसीलिए। लेकिन अभी क्या था, चेतना थोड़ी सी विकसित, चेतना थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बढ़ी, माने जो तुम कहोगे हम करेंगे, तुम्हारे अनुसार चलेंगे। तुम भोजन देते हो, अन्नदाता हो, लेकिन शरीर से हम तुम्हारे दास नहीं, सशम दास। तो विकसित हुआ कमीन, सशम दास हो, सशरीर सशम, सशरीर कौन था, दास, और सशम कौन था, कमीन। सशम दास, हम आपकी श्रम के साथ आपकी दास। अब जैसा तुम कहोगे हम वैसा करेंगे, युगों तक मैं और मेरा परिवार तुम्हारे लिए सेवा करेगा। तुम जैसे कहोगे हम वैसा करेंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इट्स अपॉन यू, वट एवर यू विल से। हाँ, यहां पे क्या, अभी मैंने बताया आपको कि ये सश्रमिक दास है। दास क्या है, सश्रमिक, ठीक है ना। हम सशरीर श्रमिक हैं, श्रमिक तीनों वर्ग, ध्यान रखिए तीनों श्रमिक हैं, सशरीर श्रमिक,
दास है ससदीशम। उसके बाद जो कमीन है, कमीन क्या था? सश्रम सदी। अब इसने कहा कि मैं आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, मेरा परिवार आपका ऋणी रहेगा, मुझे इतना दे देना जिससे मैं जीऊं और मेरा परिवार जी सके। अब मैं भी आपके लिए कार्य करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा भी आपके लिए कार्य करेगा। Now it keeps on generation, but this gives birth to caste. This keeps on generation, this gives birth to caste. That मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, तुम मुझे जीविका का साधन दे रहे हो और मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तुम्हारे यहाँ पड़ा रहूंगा, संपत्ति बनाने का हमारा कोई औचित्य नहीं, बस इतना दे दो कि हम जीने, हमारा परिवार जीता रहे। तो मालिक ने कहा ठीक है भाई, ये लड़का हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है चलो इसकी शादी है, इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। अब इसका परिवार बढ़ गया है तो इसके परिवार के लिए कुछ और आय बढ़ा देता हूँ, और इसकी परिवार, इसकी घरवाली भी अब हमारे यहाँ काम कर लेगी, इसके बच्चे भी अब हमारे यहाँ काम करेंगे, इसका पूरा परिवार, इसके आने वाली संतति हमारे यहाँ काम करे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही काबिल होनहार लड़का है। अब इसको हम अपने यहाँ रख लेते हैं। अब मैं हूं फ्यूडल, एक बड़ा भूस्वामी, मेरे पास बहुत बड़ी लैंड है, मेरे यहाँ ये लड़का बहुत स्पेशलाइज्ड है, नाई का काम अच्छा कर लेता है, तो ये नाई के रूप में रहेगा। अब ये काम कर रहा है नाई का काम, इसके बाद इसके अगली जनरेशन नाई ही सीखा है तो नाई का ही काम करेगा, तो ये नौवा हो गया। ना इसका अगला जनरेशन, उसे भी जीवन यापन के लिए इतना मिलता रहा, मालिक के यहाँ पड़ा रहा, सुनिश्चित है मालिक मुझे जीवन दिया है, मालिक के लिए काम करता रहूंगा, तो ये नाई समूह बन गया, नाई जाति। इसी तरह से ये चमड़े का काम करता है, लड़का हमारा पड़ा है, चमड़े का सब काम देख लेता है, हमारा जूता वूता सब बनाता है। अतः ऐसा है, इसको चमड़े का कार्य दे दिया, इसका लड़का यही सीख लिया, वो भी चमड़ा बना लेता है, वो भी चमड़े, अतः चमार जाति विकसित हो। बात समझ रहे ना? ये दूध का काम यहाँ करता है, ये हमारे चराओं को अच्छे से चरा लेता है, हमारी गाय भैंस सबको अच्छे से देख लेता है। अतः यादो इस तरह से क्या हो गया? हाँ, जाति विकसित हो गई। अब जाति का भी एक सिद्धांत था, जो ये वर्ण व्यवस्था से विकसित हुआ। वर्ण व्यवस्था जिसमें था कि जो जिस योग है उसका वर्ण कर ले। तो भाई मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, अतः मैं ब्राह्मणी, मैं योद्धा हूँ, मैं शक्ति से बहुत मजबूत हूँ, शरीर से बहुत मजबूत हूँ, मैं रक्षा का काम आपके लिए करता हूँ, मुझे भोजन दो, तो मुझे भी जरूरत है, मैं भी सामंत खोल रखा हूँ, भूस्वामियों, एक लड़का वहां खड़ा रहा, एक लड़का वहां खड़ा रहा, तो ये ठाकुर बन गया, खत्री बन गया। अतः ये सब कुछ करेंगे तो फिर व्यापार और कृषि का कार्य कौन करेगा? तो मैं इस कार्य में दक्ष हूँ, कृषि कार्य भी बढ़िया कर लेता हूँ, व्यापार भी अच्छा जानता हूँ, अतः मैं व्यापारिक कार्य करूंगा, व्यापारिक गतिविधि के साथ जुड़ गया तो वाणिज्य का विकास हो गया, वैश्य का विकास हो गया, तो वैश्य विकसित हो गया। अब मैं किसी कार्य विशेष में नहीं हूं, अतः मैं ऐसा करता हूं, साफ सफाई का कार्य कर देता हूं, अतः साफ सफाई के कार्य में मुझे बेनिफिट होगा कि मैं 10 घर करूंगा तो मुझे आमदनी होगी। हर व्यक्ति ने अपने अपनी सुविधा अनुसार, अपने अपनी योग्यता अनुसार कार्य का वर्णन कर लिया, और इस वर्ण व्यवस्था के बाद यही जाति व्यवस्था बदल गई। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होते हुए देखा, पिता को पुरोहिती का कार्य देखा, उसने घर बैठे बैठे पुरोहिती सीख लिया, उसने ट्रांसफर नहीं किया, उसने चेंज नहीं किया, वही व्यवसाय करता रहा, उसका जनरेशन भी यही व्यवसाय करता रहा। वणिक के घर में दुकान खुली हुई है, वैश्य के घर में दुकान खुली हुई है, अतः मैं मानूंगा तो मेरा लड़का क्या करेगा? यही दुकान पे बैठ जाए, एक जनरेशन, 2 जनरेशन। योद्धा है तो योद्धा सैनिक में ही बदल। तो इस तरीके से पहले वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था होगी, और यही जाति फ्यूडल सिस्टम का आधार बन गई, और निम्न और उच्च जाति बन गई। जो उच्च जाति थे वह मीन वर्ग में कहलाए, और जो निम्न जाति थे वो कमीन यानी नीच यानी कमीना इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से सामंतवाद में वर्ग युक्त समाज विकसित हुआ। अभी सामंतवादी व्यक्ति में धीरे धीरे पूंजी का संचय का उद्देश्य आया, और पूंजी के संचय के साथ साथ
वो बुर्जुआ और सर्वहारा। अब ये सर्वहारा में समझिए कि मैंने बताया दास क्या है, दास है सशरीर श्रमिक, ये कमीन क्या है, सश्रम श्रमिक, और सर्वहारा भी श्रमिक है लेकिन विशेषीकृत श्रमिक, स्पेशलाइज्ड लेबर। अब मैंने फैक्ट्री खोली है साइकिल बनाने की, तो साइकिल में पुर्जे लगते हैं, सब अलग अलग कारीगर होते हैं। अगर मुझे 1000 साइकिल एक महीने में बनानी है तो स्पेशलाइज्ड लेबर रखना होगा। अब जो टायर बनाता है उसी से सीट बनवाऊंगा तो ठीक नहीं करेगा। हैंडल बनाने वाला अलग, टायर बनाने वाला, रिम कसने वाला अलग। जो रिम कसने वाला उसका हाथ गुद गया है, फटाफट रिम कस देगा, ला एक दिन में 150, 200, 300 रिम कस डालेंगे। टायर बनाने वाला उसी से टायर बना रहा है, हैंडल कसने वाला उसी से हैंडल बना रहा है। अभी आप साइकिल लेने जाइए मार्केट में, तो साइकिल वाला तुरंत खोल खाल के जोड़ोगे एक साइकिल तैयार कर देगा उर्जे पुर्जे पकड़ के। स्पेशलाइज्ड है ना, आपको कहा जाए तो आप अपने घंटों परेशान हो जाएंगे। तो सिमिलरली स्पेशलाइज्ड यानी विशेषीकृत लेबर विकसित होगा। अब देखें तो पूंजीवाद समाज में हर जगह पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली, फ्यूडलवादी था ना वो, कभी वो भूस्वामी था, आज उसके पास लैंड पड़ा है, उसने क्या किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज खोल लिया। अब गांव में उसने डिग्री कॉलेज खोल लिया। अब डिग्री कॉलेज में वो अनपढ़ है भले ही, ठीक है, और वो प्रबंधक हो गया। अब सरकार की विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार उसे शिक्षकों को अपॉइंट करना है। शिक्षक होने चाहिए नेट पीएचडी। अब नेट पीएचडी आपकी योग्यता है, तो आप उसके यहां जाकर काम कर रहे हैं। मालिक सैलरी तय करेगा मैनेजमेंट, यानी अनपढ़, वो तय करेगा कि हम आपको 8000 रुपया देंगे, काम करना, करो नहीं मरो। अच्छा दिखाएंगे 22,000, पर तुम्हारा अकाउंट मेरे पास रहेगा, कार्ड से हम उसको सब आउट कर लेंगे और तुम 8000 ले लेना। फिक्स कर लिया, तय कर लिया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर सर्वहारा विशेषीकृत लेबर। देखिए यूनिवर्सिटी में भी, डिग्री कॉलेज में भी काम करने वाला एक प्रोफेसर एक विशेषीकृत। अच्छा ये छोड़ दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए। सरकार द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है, जिसमें सरकार एक साइंस की विश्वविद्यालय खोलता है और एक बच्चे से 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख फीस ले रहा है और 1000 बच्चों से करोड़ों रुपए ले रहा है, पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को कितना देगा, 90,000। परसेंटेज तो नहीं दे रहे ना उसको, क्या दे रहा है उसको, विशेषीकृत लेबर है ना, स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, इस विषय का स्पेशलाइज्ड पर्सन है। लो भाई 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बस खत्म। अब वो तो करोड़ों कमा रहे हैं, सरकार है करोड़ों कमा रही है, हजारों एडमिशन ले रहे हैं, पर स्पेशलाइज्ड लेबर को। तो हर जगह देखिए तो पूंजीवाद का, पूंजी का संचय करने की विचारधारा। एक कोचिंग खोला गया, टीचर रखा गया, उसे पेमेंट किया गया, उस कोचिंग ने बचाया। हर जगह पे जाए आप, किसी भी फैक्ट्री खोल लीजिए, एक फैक्ट्री खोला गया, लेबर्स को रखा गया, स्पेशलाइज्ड लेबर को, विशेषीकृत लेबर को रखा गया। सब एक बैटरी बनाने की फैक्ट्री खोली तो बैटरी बनाने वाले स्पेशलाइज्ड लेबर आए, तो ये पूंजी है। तो यहाँ पर जो सरवहारा था उसने सशरीर श्रमिक नहीं था और ना ही सश्रम श्रमिक था, बल्कि वो विशेषीकृत श्रमिक, विशेषीकृत श्रमिक यानी स्पेशलाइज्ड। ये अंतर था दास, कमीन और सरवहारा। दास सशरीर श्रमिक, कमीन सश्रम श्रमिक और सर्वहारा विशेषीकृत श्रमिक। अब मार्क्स कहते हैं कि तीनों समाज में जो बदलाव हुआ वो भौतिकता में बदलाव, यानी अर्थव्यवस्था के ताने बाने में बदलाव हुआ, तभी इतिहास का जन्म हुआ, ऐतिहासिक बदलाव हुआ। यहाँ पर मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार ऐसे समाज विकसित होता है ना। अब मार्क्स आगे भी क्या बताते हैं, कहते हैं भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार इतिहास को जन्म हुआ, लेकिन ये बुर्जुआ वर्ग था। और यहाँ पे इसको भूलना चाहिए, कई बार आप लोग भूल जाते हैं। बुर्जुआ सर्वहारा याद रखने के लिए एक टर्म दे दे रहा हूं, याद रहेगा। सर्वहारा सब कुछ हारा, याद रहेगा, सर्वहारा सब कुछ हारा, और बुर्जुआ बुजुर्ग, एलीट क्लास, ठीक है ना। बुर्जुआ बुजुर्ग याद रखने के लिए। हाँ। जो दास का मतलब दास है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता था लाइफ में, क्योंकि सशरीर को संपन्न हो चुका है। हाँ। और जो कमीन है वो श्रम तो करना मतलब कर सकता था, लेकिन उसने करना नहीं चाहा। जो सर्वहारा है वो श्रम कर करके बुर्जुआ वर्ग का जो संघर्ष है वही द्वंद्वात्मक मतलब आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर
ये समाज में जो बदला हुआ मार्क्स उससे भौतिकता में बदला हुआ। मार्क्स ने क्या बताया? मार्क्स ने कहा भाई आने वाला था, इसके पास संपत्ति नहीं थी, तो संपत्ति जोड़ दिया तो दास बनाना शुरू कर दिया, बहुत अधिक संपत्ति जोड़ा तो सामंत बन गया, अमीन बनाना शुरू कर दिया अपने यहाँ। और उसके बाद उसी संपत्ति पर उसने उत्पादन की प्रणाली बदल दी, फैक्ट्री लगा दिया तो पूंजी का संचय विचारधारा था तो विशेषीकृत लेबर रखने लगा और फिर से पूंजीवाद के पास गया। अब मार्क्स बदलते, मार्क्स क्या कहते हैं? बुर्जुआ सरभरा से लाभ लेता है, सरभरा का शोषण करना शुरू करता है। सरभरा को उतना देता है जिसमें वो जी सके, इससे अधिक उसको नहीं देता, सिर्फ जीवन यापन के लिए। सर हमारा जो संघर्षात्मक वित्त है मतलब जैसे सर आज की जो मतलब चल रही है अर्थव्यवस्था वो पूंजीवाद है, तो जो सर्वहारा वर्ग जैसे मजदूर लोग हैं तो उनके बच्चे जो है वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मतलब एक संघर्ष करते हैं ऊपर पहुंचने के लिए। जैसे नेहा कक्कर है, मतलब झारखंड में गाली दी है, उसके बाद फिर अपर हुई, तो इस तरह का जो सर कहा जाता है वो पूंजीवाद से रिलेट ही है बच्चा। देखिए अब ये जो सर्वहारा मार्क्स के अनुसार चले, मार्क्स आज से 150-200 साल पहले की घटनाओं के अनुसार कुछ कह रहे हैं। मार्क्स के अनुसार और आज के मार्क्स के अनुसार बड़ा अंतर दिखाई देगा हमें, इसी से 9 मार्क्सवाद पैदा हुआ है। लेकिन हम जरा मार्क्स के अनुसार देखें तो मार्क्स कहते हैं कि बुर्जुआ जो है भौतिकवादी स्वामित्व था, भौतिक सुख संपत्ति और उत्पादन की प्रणाली का मालिक था, वो सरभरा को उतना ही देता है जिसमें वो जी सकेगी। अब सरभरा कठिनाई स्थिति में आता गया, क्यों? क्योंकि पहले तो एक लड़का था, जीवन केवल उसका 5,000 रुपये सैलरी में बीत जाता था, बाद में उसकी शादी हुई, खर्चा बढ़ गया, बच्चे 2 हो गए, उनसे खर्चा बढ़ गया। अब 5,000 में उसका काम नहीं चलता, मालिक से कहता है मालिक 6,000 कर दो। मालिक ने कहा ऐसा है बेटा हमारी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम चलो तुम्हारे 6,000 कर, लेकिन हम ऐसा है कि 2 घंटा और काम बढ़ा दो, क्योंकि हमारा काम बढ़ गया है, पहले कम काम था ज़्यादा काम हो गया, अगर तुम काम करो 2 घंटा और तुम बढ़ा देते हैं। उसने कहा चलो भाई परिवार का खर्चा बढ़ गया, मालिक जो कह रहे हैं ठीक है, अतः अब हमें 6,000 मिलेगा। अभी वो 8 घंटा काम करता था, 10 घंटे काम करने लगा। अब मालिक ने देखा कि इससे हम ज़्यादा काम ले रहे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा ही बढ़ाए, 1,000 बढ़ाए, जबकि उससे जो सरप्लस आ रहा था वो उसको नहीं दे रहा था, कि काम तो उसका बढ़ गया। अब मालिक ने सोचा कि हम 2 की जगह 3 की जगह 2 ही लेबर रखते हैं, 1,000 बढ़ा देते हैं, काम हमारा बढ़ गया, 3 लेबर के बराबर हो गया है, लेकिन हम सिर्फ 1,000 बढ़ाते हैं। तो एक प्रकार से वो फायदा ज़्यादा कमाने लगा, सरप्लस थ्योरी जो मार्क्स देखा, लेकिन उसको अधिक नहीं दे रहा, सिर्फ उतना दे रहा है जितने में उसकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है। क्योंकि मालिक को ये भी डर है कि ज़्यादा मिलेगा तो ये खुद कल अपनी फैक्ट्री खोल लेगा, बड़ा कारीगर, कुशल कारीगर। मालिक को ये डर यहाँ नहीं था, मालिक को डर यहाँ नहीं था, पर मालिक को यहाँ डर है क्योंकि हम इसी पर आश्रित हैं। बहुत अच्छा टीचर है, अगर हम इसको ज़्यादा पेमेंट दे देंगे कल को अपनी कोचिंग खोल लेगा। बहुत अच्छा योग्य व्यक्ति है, लोग मुझे छोड़ के इसके पास चले जाएंगे, अतः इसकी शक्ति वृद्धि ना हो जाए, अतः ये उतना ही पाए जितने में ये जी सके, मरे भी ना। मर जाएगा तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा, हाँ मर ना जाए, अतः हमें उतना ही देना है जितने में ये जीवित रह सके। सैलरी इतना लिमिटेड देना है, ज्यादा नहीं देना, लेकिन इतना भी देना है जिसमें वो जीवित रह सके, शासन करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बुर्जुआ ने सरभरा का शोषण करना शुरू किया। अभी सरभरा 6,000 6,500 हो गया, 7,000 कर दिया, 12 घंटे काम लेने लगा। लेकिन अब देखिए स्थितियां बदल रही थी। स्थितियां क्या बदल रही थी? सरभरा की उम्र जब वो काम करना शुरू करे था 18 साल का लड़का था, आज उसकी उम्र 36 साल हो गई है और उससे दुगना देवड़ा काम लिया जा रहा है, उसकी क्षमता उतनी है नहीं, काम वो छोड़ सकता नहीं, क्योंकि काम अगर छोड़ देगा तो 5,000 के ऊपर कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं। पुरानी जमी जमाई नौकरी 7,000 मिल रहा है, लेकिन 5,000 उस जमाने में जब कोई खर्चा नहीं था, उस समय तो राजा बाबू थे, और आज ये है कि 2-2 बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थी है, तमाम खर्च हैं। अब वो कहता है मालिक 10,000 रुपये कर दो। मालिक कहता है दिमाग खराब है, 10,000 कर दो। इतना कर दिया है, काम करना करो, नहीं 5,000 में लड़के मिल रहे, तुम्हारे सामने जनसंख्या इतनी बड़ी हुई है, 14 लोग आ रहे रोज हमसे काम पूछे, बेरोजगारी देख रहे हो कितना। अरे मालिक हमारे घर का खर्चा, भाई हम तुम्हारे घर का ठेका लिए हैं क्या? अब यहाँ क्या था, ठेका, यहाँ ठेका, पर यहाँ ठेका नहीं है।
अरे भाई तुमसे हमसे मतलब नहीं है, तुम शादी करो ना करो, बच्चे पालो ना पालो, पढ़ पाओ पढ़ा पाओ ना पढ़ा पाओ, बस हम इतनी सैलरी देंगे, हमको इससे मतलब नहीं, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, करना हो काम करो, नहीं लड़का दूसरा बुलाना है। मार्क्स ने कहा इस प्रकार से शोषण शुरू हो गया, सर्वहारा शोषित होने लगे। तब मार्क्स ने कहा चेतना, और फिर क्या हुआ, दुनिया के मजदूरों एक हो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो और पूंजीवाद का अंत कर डालो, पूंजीवाद को जड़ से उठा के फेंक दो और वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। तालाबंदी और वर्ग संघर्ष परिणाम स्वरूप पूंजीवादी का अंत होगा। मान लो सारे मजदूर बंद कर दें काम, तालाबंदी काम नहीं करेंगे, जाओ रखे रहो अपनी फैक्ट्री, मतलब अंश नहीं करेंगे तो जाओ रखे रहो अपनी फैक्ट्री। अब क्या करेगा मालिक, मजदूर क्या आगे विवश करो, या तो पैसा बढ़ाओ या छोड़ दिया, मजदूर यूनियन पैदा हो, मालिक ने कहा जाओ निकाल जाओ, निकाल देंगे सबको, सारा मजदूर एक हो गया। और फिर लेनिन क्रांति यानी रूस की क्रांति, समाजवादी क्रांति, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूंजीवाद का अंत कर डाला था। और पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, मार्क्स कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मार्क्स बोल रहा है, पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया के सारे मजदूर एक होंगे और बुर्जुआ वर्ग का अंत यानी पूंजीवाद का अंत कर देंगे और सारे मजदूर सब पूंजीपति का सारा धन इक्वली डिवाइड कर लेंगे और साम्यवाद आ जाएगा, इक्वलिज्म आ जाएगा। ऐसे ही जैसे आदिम साम्यवाद था वैसे ही साम्यवाद। मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार आपने देखा कि कैसे साम्यवाद से फिर साम्यवाद आ, लेकिन मार्क्स का यह सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत नहीं है, क्योंकि साम्यवाद से साम्यवाद आया, यानी अगर आप देखें तो साम्यवाद से घूमकर सिर्फ साम्यवाद आया तो ये चक्रीय सिद्धांत बनता है, परंतु मार्क्स का यह सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिएगा, आदिम साम्यवाद से साम्यवाद आया। अब इनमें अंतर क्या है, इसमें अंतर समझिएगा। अंतर यह है, आदिम साम्यवाद में बिना सोच विचार के साम्यता थी और यहाँ पर सोच विचार करके साम्यता लाई गई, यानी यहाँ पर संचय की कोई योजना नहीं थी, यहाँ जो है सबको बराबर बांटने की योजना है। और इस तरह से हम बराबर इक्वल बांट ले, सारे लोग इक्वल हो जाएं और लोगों का तंत्र विकसित होगा, नौकर हिसाब होगा, नौकरशाही विकसित हो जाएगी और लोकतंत्र का टूल होगा, औजार होगा नौकरशाह, और एक दिन ये अंत। मार्क्स ऐसा कहे तो कह के चले गए। 150 साल होने 200 साल बीतने को आया, परंतु अभी तक पूंजीवाद का अंत नहीं। पूंजीपति अभी भी है, पूंजीवाद अभी भी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या पूंजीवाद का अंत होगा, क्या साम्यवाद आएगा? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्या साम्यवाद आएगा? सर हाँ, काफी हद तक आएगा। पूंजीवाद का अंत होगा? सर पूंजीवाद का अंत ऐसे होगा कि जो सर्वहारा वर्ग है ना, वो संघर्ष करके पूंजीवाद को क्रॉस करना शुरू कर देगा। मतलब जो पहले से रॉयल है तो वो रॉयल बनने की आकृति, मतलब करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करे, वो रॉयल बन जाए। अब देखिए यहाँ पर मार्क्स ने यहाँ पर क्या, मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, लेकिन अभी तक 150-200 साल होने को आया, अंत नहीं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जो मूल बात आ रहा है, अब नव मार्क्सवादी मार्क्स के विचारों को थोड़ा संशोधन करके देखना, ठीक है? मार्क्स की बात को सही मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मार्क्स की बात को नकारते हैं, मार्क्स सही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है, लेकिन चेतना भी कुछ है। मार्क्स ने कहीं ना कहीं से चेतना को नकार दिया था, उसी चेतना को जिसको उन्होंने हीगल से लिया था, और अब देखिए फिर से चेतना बाहुल्य हो जाती है।
चेतना के अनुसार मार्क्स में थोड़ा सा यहाँ पे हम मार्क्स की रीडिंग को वापस पूंजीवाद पे ले चलते हैं। मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा जो है वो अंत कर देगा बुर्जुआ का, क्योंकि बुर्जुआ शासन करेगा, शोषण करेगा सर्वहारा। अब एक्चुअली देखिए तो हो गया, आज का पूंजीवादी लिबरल हो गया, उदारवादी हो गया। क्यों? मैं हूं पूंजीवादी, मैं एक कोचिंग चला, मैंने प्यून रखा, 10 साल पहले काम कर रहा, 5,000 दे रहा, काम बढ़ गया, उस समय 8-9 बच्चे थे, आज 1000 बच्चे हो, काम बढ़ गया। अब उस एक प्यून से हम 2 प्यून का काम लेने लगे, तो हमने उसकी सैलरी ज़्यादा 1000 या 1500 2000 बढ़ाई, परिवार का खर्चा उसका भी बढ़ गया है, तमाम चीजें। अब उसने कहा कि सर पैसा बचा बढ़ा दो, मैंने कहा दिमाग खराब है, दाओ हम दूसरे को रख लेंगे, चले गए यहाँ से, और मैंने उसको निकाल दिया, भागो यहाँ से जाओ, निकाल दिया। उसने भी कहा ठीक है जा रहे हैं, हमने कहा देखो 7,000 दे रहे हैं और अभी तुम्हारा 2 महीना पहले बढ़ाए थे, अब तुम्हारा 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, काम करना करो, 12 घंटे काम लेंगे, 7,000 देंगे। अरे नहीं सर, हमको कम से कम आप जो है 10,000 करिए। नहीं तब भाई हटो, तुमको 10,000 करने से अच्छा 5,000 का नया लड़का रख लें, आजकल 4-5 हज़ार में लड़के मिल जा रहे हैं। तो मैं बड़ा दिमाग खराब हो गया है, बहुत आराम कल भी करते बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचते तुम्हारे बगैर कोचिंग नहीं चलेगा, नहीं जा रहे सर, मैंने भगा दिया, भाग गया। अब मैं तुरंत ही कल अखबार में इश्तिहार दिया, 25 लड़के आ गए, एक को मैंने अपॉइंट कर दिया। अब आ गया वो स्टाफ बैठ गया, अब इंक्वायरी आई, उसको ठीक से डील नहीं कर पाया, चला गया। 4 दिन के बाद हमें नुकसान होना शुरू हुआ। हमने कहा इंक्वायरी आई क्या? हाँ बोल दिया, इतना फीस है, काम में पढ़ना है पढ़ो, नहीं जाओ, चला गया। अरे यार ऐसे बात करना चाहिए था, तुमको तरीके से बात करना चाहिए था। अच्छा वो आए थे, वो स्टूडेंट आए, तुमको नोट्स दिया, अरे सर वो यार हमको पता ही नहीं था कहाँ था क्या था। अरे यार तुम सब चौपट कर दो, सब बच्चों को परेशान कर रहे हो, ठीक काम नहीं कर रहे हो। अब मैं सोचने मजबूर हूँ, वो पहले वाला लड़का जो था ना, वो बड़ा कायदे का अनुभवी था, अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अरे बढ़ा देंगे 1,500 रुपया, लेकिन ये तो सब नुकसान कर रहा है, सब धंधा चौपट है। फैक्ट्री का मालिक उसने लेबर को हटा दिया, अब वो लेबर 10 साल से काम कर रहा था, स्किल्ड था हर काम को, अनुभव भावना से भी जुड़ा हुआ था। अरे यार पंकज यार ऑर्डर बढ़िया मिला है, जी बाबूजी लग जाते हैं, हाँ लग जाओ बेटा, तुम लोग मतलब काम करो, ऑर्डर बहुत बढ़िया मिला है, यही से ऑर्डर सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, एक से 2 फैक्ट्री खोल लेंगे, लग जाओ रात दिन एक करके, तुमको एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे। अब पंकज लग गया एकदम दिल जान से, बाबूजी घबराइए नहीं, 10 लड़के और इकट्ठा करके काम करा, ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, बाबूजी घबराइए नहीं, चलो घबराने नहीं कर देगा। ए बंकू हो गया, हाँ बाबूजी बस इतवार तक सब सामान, मंडे को बोल दीजिए आ जाए, सब माल तैयार रहेगा। अब मंडे को आ गए, माल तैयार है, घर घर पैसा मिल गया, 1,00,000 1.5 लाख नाम रे। अरे पंकज ले जाओ जमा करा, हाँ पंकज ईमानदार जाकर जमा भी करे। अब पंकज कह रहा है बाबूजी अब 10 साल हो गया, कुछ बढ़ा दो, बढ़ा नहीं रहे पंकज को, मैंने नहीं कहा ऐसा, पंकज छोड़ चला गया। अब ने पंकज की जगह एक तो लेबर पकड़ लिया, अब उसको हम 5,000 दे रहे, पंकज को 7,000 दे, तो हमें 2,000 का फायदा तो है, लेकिन नया ऑर्डर आया, अब जो दूसरा लेबर आया है वो उतना अनुभवी भी नहीं है, कर तो रहे बाबूजी कैसे होता है, उतना अनुभव नहीं है, कर तो रहे। अरे यार तुम इस साल से करो तो कब हम ऑर्डर पूरा कर पाएंगे, तुम्हारे तो सारा ऑर्डर, हेलो हमारा कंप्लीट, अरे सर बस आपका कल तक हो जाए, अरे भैया आपका कल कब तक चलेगा, ऑर्डर कैसे दे हमारी, अरे नहीं अरे 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 पैसा वापस करिए। परेशान हो गया, पंकज आ जाए, हमारे दिल में हमारे पंकज को इतने आ जाए, हम यहाँ पंकज को याद करें, आ जाए 2,500 रुपये करा दे पूरी तरीके से, लेकिन हम जाएंगे थोड़ी कि पंकज के घर जाएंगे, चलो चले तो कहेगा 12,000 दो, अब 12,000 दो तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अब हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। अब जब पंकज की स्थिति देखिए, पंकज जब से काम छोड़े हैं 2-4-10 दिन तो खाली जो था उनके पास, अब उसके बाद बच्चे के स्कूल की फीस देना है, घर का अनाज चाहिए, मकान मालिक का रेंट चाहिए। पंकज निकल पड़े काम ढूंढने के लिए, ताऊ से छोड़ के गए थे लेकिन काम ढूंढने निकल पड़े। घर हम बड़ा फैक्ट्री में काम करते रहे, अरे आप जब नहीं जाए, अरे सर काम देखे, अरे क्या तुम्हारे आप काम देखते रहे 5-7 हज़ार चला जाएगा, करो काम 3,000 देंगे, अरे हम 7,000 जाओ 7,000 करते तो 3,000 रुपये चाहिए तो करो, नए लड़के हमारे पास आए, अरे सर हम अनुभव भी तो देखिए, अच्छा चलो भैया जब जरूरत होगी बुलाएंगे, जाओ
अब पंकज नो वैकेंसी नो वैकेंसी नो वैकेंसी करते हुए शहर घूम गए। अब पंकज का जूता घिस गया, घबराहट है, क्या करें यार, कहाँ जाएं, चले क्या बाबू जी के पास चला जाए। अब घर पे उसे घरवाली के अनाज का दाना नहीं है, चावल नहीं लाया, अरे आटा तो ले ही आते, बच्चों को क्या खिलाए, कैसे करें कुछ समझे, कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अरे यार ना हो तो बाबू जी के पास चले जाइए, वो बहन देख वाले हैं, सबके रिक्वेस्ट कर लीजिए। आप भी तो 10,000 मांग रहे थे, तो 400-500 रुपये कहते तो बात समझ आती। बाबू जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, समझा करिए। जाए क्या बाबू जी के पास, एक बार देखें। अब पंकज पूरा महीना परेशान होकर बाबू जी के पास पहुंचे, फैक्ट्री मालिक के पास। फैक्ट्री मालिक दूर से देखा पंकज आ रहा है, अरे आजा भैया आजा, कोई तरह से आ जाए। हाँ पंकज बेटा कैसे हो? बाबू जी कहाँ ठीक है, क्या हाल है बेटा? चलो थोड़ा बाबू जी रख लीजिए, बाबू जी घर की स्थिति बहुत खराब है। अरे बेटा तुम्हारी हालत देखे मैं बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ऐसा है बेटा, ऐसा चलो ठीक है, कल से काम करो, लेकिन हमारी स्थिति से बाबू जी ना 10,000 बढ़ाइए, बाबू जी 1,500 2,000 बोलते। बेटा ऐसा है कि हम 1,000 बढ़ा देते तो काम कर लो, तुम्हारे घर परिवार के बच्चा जैसा हमारे यहाँ जीवन पाले, तो हम तुमको पाले, और हमारी भी कंडीशन समझा करो। ठीक बाबू हमको 8,000 दे दे कल से। हाँ ठीक है, कल से तुम अभी से आओ, चलो ऑर्डर देखो, चलो हाय रे हाय, जान में साथ साथ आई। तो मैं थोड़ा लिबरल हुआ, पूंजीवादी लिबरल हुआ, मैंने नौकर को निकाल लिया, बाद में फिर रख लिया। नाराज होता हूँ, भगा लेता हूँ, फिर कहते हैं चलो ये थोड़ा अनुभवी है, ये है नया वाला, ये ठीक नहीं है, समझदार काम है, यही वाला पुराना वाला ठीक है, जैसा तैसा 20 बार डांटने के बाद जब वो फिर आता है तो फिर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं उदारवादी हो गया, लिबरल हो गया। अतः बुर्जुआ लिबरल हुआ, उदारवादी हुआ, और सर हमारा हमेशा सर हमारा बना रहा। अतः क्रांति आ नहीं पाई, और जब क्रांति आ नहीं पाई तो साम्यवाद आएगा। अच्छा चलो एक बार को मान लेते हैं साम्यवाद आ ही गया। मार्क्स कहते हैं कि नाउ देयर विल बी नो वर्क इन दिस क्लास, बट हाउ कुड इट हैपन, ये कैसे हो सकता? अगर हम सबको बराबर बांट दें तो क्या सबकी चेतना एक बराबर है? आज मैं तुम्हें 10,000, इसको 10,000 और सारे बच्चों को 10,000 रुपये बांट दूं, तो कोई 10,000 का 20 बना लेगा, कोई 10,000 को 10 दिन में खा जाएगा, कोई 5 खाएगा, 5 को बचाए रखेगा, क्योंकि सबकी मानसिकता एक नहीं। अतः चेतना वाली बात फिर आती है, जो मार्क्स ने हीगल को बुद्धू कहा था कि चेतना से कुछ नहीं होता, इज मिथ, कॉन्शियस इज मिथ, वो बात यहाँ फिर खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से देखें तो चेतना वर्क है, मस्तिष्क पदार्थ जन है, हीगल का वापस सिद्धांत आ जाता है। सर हीगल का सिद्धांत क्या था? हाँ हीगल ने क्या, लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में आपको बताया था, हीगल ने क्या कहा था? हीगल ने कहा कि मस्तिष्क पदार्थ जन है, सृष्टि में बदलाव पदार्थ में बदलाव की वजह से होता है, और ये जो सृष्टि है इस पदार्थ से बनी है, और ये मस्तिष्क मनुष्य का ही पदार्थ से बना है। पदार्थ बदला तो चेतना बदली, इतिहास से बदला, द्वंद्व हुआ, इतिहास से बदला, नए समाज का निर्माण होगा। ये तो बढ़ाया था ना द्वंद्व में, ये हीगल ने कहा था। मार्क्स ने कहा, हीगल ने सही कहा कि द्वंद्व से समाज में बदलाव आता है, लेकिन चेतना को से द्वंद्व नहीं आता। अर्थव्यवस्था में बदलाव से द्वंद्व आता है, भौतिकता में बदलाव से द्वंद्व आता है, ये द्वंद्व आता है भौतिकवाद, और जिससे इतिहास बनता है ये ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो वैसे हीगल सही थे। ये अब नौ मार्क्सवादी और हमारे आपके अनुसार आज हम जब सोचते हैं कि नहीं सर, आपने पहले भी, क्योंकि आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए, आप दूसरे को चला सकते। तो मार्क्स ने अपने सिद्धांत के अनुसार कहा, मार्क्स ने कहा कि भाई हम टोटली ये बात डिनाई करते हैं कि चेतना कुछ करती है। नहीं सर, अगर इक्वलिटी नहीं भी देंगे, मतलब एक समान क्लास में किसी को पढ़ा दिया तो एक बना टॉपर, एक गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, ठीक है, एक बिल्कुल बेचारा ठंड में बैठा हुआ है, वो क्या वो कुछ नहीं। अब यहाँ हमारे आपकी समाजशास्त्री विचारधारा है, परंतु मार्क्स के अकॉर्डिंग चले तो मार्क्स ने क्या माना? मार्क्स ने कहा कुछ नहीं, मार्क्स ने कहा ऐसा होगा एक दिन देख लेना, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया। और नौ मार्क्सवादी कहते हैं, नौ मार्क्सवादी अमार्क्सवादी दो वाला संप्रदाय है। अमार्क्सवादी मार्क्स को पूरा नकार देते, मार्क्स गलत है, पर नौ मार्क्सवादी कहते नहीं मार्क्स सही है, अर्थव्यवस्था के बगैर कुछ नहीं होता, एकदम सही है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, अर्थव्यवस्था मेन थीम है, मेन स्ट्रीम है, लेकिन अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण है, जैसे थोड़ी बहुत चेतना, थोड़ी बहुत संस्कृति, ये सब कुछ समाज में बदलाव लाती है। तो समाज में बदलाव के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था एक कारक नहीं है, अन्य भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था अधिक। यह बात कहीं ना कहीं सत्य है कि अर्थव्यवस्था
अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के हुए ना आप न हम न ये न कोई चल सकता है। वैसे तो सर आज की डेट में ना दोनों एग्जांपल इनके सही है, मतलब मार्क्स के अनुसार भौतिक है पाके में, हाँ। जैसे सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान आराम से इजीली करियर स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत जो पढ़ा लिखा गया और अपने अचीवमेंट पाया उसने। हाँ। तो दोनों चीजें हैं, दोनों है, हर चीज का अपना वो है, लेकिन हम मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार चले तो मार्क्स के हमने सिद्धांत को आपको बताया, मार्क्स के सिद्धांत में जो कमियां दिखाई देती हैं वो भी बताया और नव मार्क्सवादी के विचारधाराओं को बताया। आज ये मैंने हमारे सर दोनों चीजें हैं, मतलब जो सरकार वर्ग है तो कोशिश कर रहा है बचुआ वर्ग को क्रॉस करने की, ठीक है, और जो ऑलरेडी। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक भौतिकवाद में एक समरी कर लें तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहेंगे, और इस पॉइंट ऑफ हिसाब से 4 समाज से 5 समाज का विकास हुआ, 4 का हो चुका, 5वां आने वाला है। मार्क्स के अनुसार जब सरमारा वर्ग पूरी तरह से विरोध करेगा, बुर्जुआ वर्ग का अंत हो जाएगा और साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। अभी कितना हकीकत कितना सत्य क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मार्क्स के अनुसार ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलता है। ये था ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत।